हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर एप्लीकेशन। तो चलिए देखो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे यूनिवर्सिटी की एग्जाम में पिछले साल मतलब 2024 में जो रेगुलर का पेपर आया था उसका सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। अब देखो स्टूडेंट्स, आप लोग को इस साल जो पेपर आएगा उसमें 14 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और हो सकता है ऐसा भी कर ले कि 7 मार्क्स के भी दो क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। तो आप एक काम करिए, जितना मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ उस हिसाब से भी कंप्लीट करते जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 14 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन ही आए। शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे 7 मार्क्स के छोटे क्वेश्चन भी पॉसिबल हो सकते हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। चलिए तो देखो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तो आप लोग को फॉर्मेट पूरा पता होना चाहिए ना, है ना। मतलब फॉर्मेट मतलब एक लॉजिकली फॉर्म में अपनी गवर्नमेंट ने एक स्टेप बनाए कि भाई देखो, हाउस प्रॉपर्टी में अगर कोई भाड़े पे घर देता है तो हम लोग इस तरीके से टैक्स लेंगे। तो वो हम लोग कैलकुलेशन करके रखते हैं। जैसे स्टेप नंबर 1, म्यूनिसिपालिटी वैल्यू और फेयर रेंट, इन दोनों में से जो हायर है वो। फिर आता है स्टैंडर्ड रेंट, और स्टैंडर्ड रेंट जो है वो क्या होगा, इन दोनों में से जो लोवेस्ट वैल्यू होगी वो। मतलब समझो, हम अमाउंट लिखेंगे तब समझते जाओगे, पहले ये देखते जाओ, ठीक है। अगर कोई नया स्टूडेंट है, अगर ये पहली बार देख रहा है तो फिर एक बार देख लो, बाकी जो पहले से पढ़ के आए हैं स्टूडेंट्स उनको तो पता है, ठीक है। अगर स्टेप नंबर 2 क्या होना चाहिए, एनुअल रेंट रिसीवेबल, और उसमें फैसिलिटीज टू टेनेंट, ठीक है। अगर ये है तो माइनस कर दो और माइनस कर लो अनरियलाइज रेंट। और फिर ये अपना स्टेप 2 आ जाता है, ये अपना स्टेप 1 था, ये अपना स्टेप 2, ये अपना स्टेप 1। अभी उसके बाद हम लोग स्टेप नंबर 3 करते हैं, जिसमें हम लोग लिखते हैं स्टेप 1 और स्टेप 2, इन दोनों में से हायर वैल्यू। मतलब स्टेप 1 और स्टेप 2 में से जो ज्यादा वैल्यू है वो कंसीडर करना है, वो हम लोग देखेंगे अभी। इसमें से आप डायरेक्टली वैकेंसी रेंट, वैकेंसी मतलब हो जाती है कि अगर आपके घर आपने भाड़े पे दिया है, लेकिन हो सकता है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि लाइक आपने जिसको भाड़े पे दिया था वो भाड़ू मतलब छोड़ के चला गया, है ना। मतलब आपका घर खाली करके चला गया और उसके बाद जो नया भाड़ुआत आता है, जो नया टेनेंट आता है, उसके बीच में और वो खाली करके गया उसके बीच में 1-2 महीने का कभी डिफरेंस हो जाता है। होता है ना, घर खाली पड़ा रहा, कोई आया ही नहीं रहने के लिए, तो वो समय का जो भी भाड़ा है उसको हम लोग बोलते हैं वैकेंसी रेंट। और यहाँ पर 3 स्टेप में खत्म कर सकते हो, अगर कोई चौथा स्टेप लेना चाहता है तो कर सकता है, बाकी इतना इनफ है, चलेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, माइनस करेंगे म्यूनिसिपालिटी टैक्स पेड बाय ओनर, और इसी को बोलते हैं NAV, नेट एनुअल वैल्यू। 30% ऑफ NAV, और सेकेंड इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग कैपिटल। हो गया, खत्म। चलिए इसको फीडिंग करते हैं। देखो म्युनिसिपालिटी वैल्यू पहले देख लो, रेंट है, ओके, ये लेट आउट है तो मतलब ये रेंट पे दिया, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है मतलब आदमी खुद रहता है अपने घर में। अब आ जाओ यहाँ पर, देखो म्युनिसिपालिटी वैल्यू कितना है, 6 लाख, तो यहाँ पर लिखो 6 लाख। फेयर रेंट कितना है, 675, तो लिख दो 675। और इन दोनों में से ज्यादा अमाउंट कौन सी, हायर अमाउंट 675, ठीक है, 6,75,000। ये दो हो गया।
ये हो गया और ये हो गया। स्टैंडर्ड रेंट कितना है ईयरली? 5,25,000। अब इन दोनों वैल्यू में से जो लोवेस्ट वैल्यू है वो कौन सी है? तो बोले सर 5,25,000 इज द लोवेस्ट वैल्यू इन दोनों में से। सिंपल। चलिए, एनुअल रेंट कितना होगा? तो देखो मंथली रेंट जो है ना वो आपके पास 60,000 है, तो महीने का 60,000, 60,000 तो इंटू 12 कर लो, 7,20,000। और फैसिलिटी टू टेनेंट, मतलब अगर आपने कोई फैसिलिटी दिया है टेनेंट को, उसके बदले में कोई खर्चा हुआ है तो लेस करो। देखो यहां पर कुछ है क्या? नहीं है, ऐसा कोई भी अमाउंट नहीं है, डैश कर दो 7,20,000। नाउ अनरियलाइज रेंट, अनरियलाइज रेंट कितना है? 1 लाख। ओके, तो माइनस कर दो, कितना आया? 6,20,000। अब देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू में से ज्यादा कौन है? क्योंकि देखो लिखा है स्टेप 1 और स्टेप 2, उनमें से हायर 6,20,000। वैकेंसी रेंट कितना है? तो वैकेंसी रेंट देखो यहां पर है, वैकेंसी पीरियड 1 महीने का, मतलब आपका घर 1 महीने खाली रहा, 1 महीने खाली रहा, 1 महीने का भाड़ा 60,000 है, तो आपको 1 महीने का भाड़ा सिंपल नहीं मिला होगा। ठीक है, तो वो आप यहां से लेस कर दो, सरकार को बोलो कि भाई देखो 1 महीने का भाड़ा नहीं मिला, बिकॉज घर खाली था इसलिए। हाँ, हो गया। अब देखो यहां पर बोला है लोकल टैक्स कितना है? 5%। ये 5% किसका करेंगे? इसका 5%। ठीक है, म्युनिसिपैलिटी वैल्यू का 5% करो तो 6 लाख का 5% और 30,000। और हम लोग ऐसा ही समझेंगे कि ये अमाउंट आपने पे कर दिया होगा, पेमेंट कर दिया होगा, ऐसा समझ के ही चलेंगे। चलिए, तो यहां पर आता है 5,30,000, इसका 30% करो तो 30% कितना आता है? 159। ओके। अब इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग में देखो दो चीज है कि आपका इंटरेस्ट जो है ना वो यहाँ पर है इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द कंस्ट्रक्शन, आपने 22-23 दिखाया है यहाँ पर, क्योंकि आपका ये जो क्वेश्चन है ना वो 23 चॉइस का है। ठीक है, 23 चॉइस का है, मतलब 1 साल पुराना पेपर है ना ये, इस वजह से आपको इस साल जो क्वेश्चन आएगा वो 23 चॉइस के हिसाब से नहीं आएगा, वो 24-25 के हिसाब से आएगा। तो हम यहाँ पर भी क्या कर ले पता है, नया साल के हिसाब से लगा देते हैं यहाँ पर 2023 चॉइस, और ये भी जो है ना 2019 के हिसाब से कर लेंगे, ताकि अपना क्वेश्चन जो है वो नए साल के हिसाब से फ्रेम हो जाए। ठीक है, चलिए अब देखो यहां पर आपको क्या बोला गया था कि हम लोगों ने लोन लिया था, उस लोन के लिए आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो जो भी पिछले साल 2023-24 में इंटरेस्ट लगा, ध्यान रखना आप जिस साल स्टडी कर रहे हो उसमें यहां पर करंट ईयर इंटरेस्ट कितना? करंट ईयर इंटरेस्ट 2,15,000 लगा, वो आप लेस कर दोगे यहां पर करंट ईयर का इंटरेस्ट। करंट ईयर आपके लिए कौन सा है? 2023 चॉइस। और आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट है, मतलब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट है, ओके, वो 80,000 डिवाइड बाई 5 कितना हो गया? 80,000 डिवाइड बाई 5 करो, 16,000 हो गए। ओके, अब ये 5 किया तो सही, क्या लेस करना है यहां पर? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, क्या ये लेस करना है? अब ये एक सवाल है कि लेस करना है या नहीं करना। ठीक है, कौन सा? प्री कंस्ट्रक्शन। जब भी क्वेश्चन में आपको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट दे तो पहले डिवाइड बाय 5 करो, अगर डिवाइड बाय 5 करके दिया है तो मत करना। कई बार होता है कि क्वेश्चन में लिख के देते हैं, यहां पर मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन करवाया है, ठीक है, मैंने कोर्स में ऐसा क्वेश्चन करवाया है, यहाँ पर लिखा होता है
कि 1/5 ऑफ द कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, मतलब आपका जो टोटल इंटरेस्ट है उसका डिवाइड बाय 5 करके ही दिया है, और यहां पर आपको देखो सीधा लिखा है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट 80,000, तो आपने डिवाइड बाय 5 किया। अब ये इंटरेस्ट का डिडक्शन लेना है या नहीं लेना है, तो वो कैसे पता चलेगा? तो देखो यहां पर ध्यान दो, उसके लिए आपको देखना है कि आपका कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट होता है। 2019 मतलब 15/7/2019 को कंप्लीट होता है आपका कंस्ट्रक्शन। कंप्लीट कब होता है? 2019। तो ये साल कौन सा हो गया? साल कौन सा हो गया? 2019-20 बोल सकते हैं इसको? यस सर, बिल्कुल। 2019-20 के बाद आपके 5 साल तक ये इंटरेस्ट मिलता है, तो 19-20 पहला साल हो गया, 20-21 दूसरा साल हो गया, 21-22 तीसरा साल हो गया, 22-23 चौथा साल हो गया, और 23-24 जो है वो आपका 5वां साल हो गया। इसीलिए यहां पर 5 करते हैं। बात आई समझ में? ये जो इंटरेस्ट है वो डिवाइड होता है 5 साल, 1 2 3 4 5, और हर साल आपको 16,000 का इंटरेस्ट मिलेगा, जिसमें ये वाला साल में मिलेगा, ये वाला साल में मिलेगा, ये वाले साल में मिलेगा, ये वाले साल में मिलेगा, और ये वाले साल में भी मिलेगा, बिकॉज हमारा यहाँ पर साल कौन सा है? 23-24। तो 23-24 में तो इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल रहा है, मिल रहा है ना? हाँ, उसके बाद नेक्स्ट ईयर से नहीं मिलेगा, नेक्स्ट ईयर से इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। हम लोगों ने डेट चेंज भी इसीलिए किया क्योंकि ये 1 साल पुराना क्वेश्चन है, हमें 1 साल नया क्वेश्चन बनाया, तो डेट मैंने चेंज करवाई। ठीक है, बात ध्यान रखना। तो 16,000 यहां से लेस करना है। बताओ भाई, 1,40,000 यह आपकी आ गई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके, और आपके पास इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द कंस्ट्रक्शन, और ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए आपको यहां पर एनएवी नील लिखना है। क्या लिखना है? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में कभी भी उसकी कोई भी स्टेप की कैलकुलेशन नहीं होती, बिकॉज आपको यहां पर रेंट थोड़ी मिलता है। मिलता है क्या? नहीं मिलता। मैं भाड़े पे ही नहीं दे रहा हूं प्रॉपर्टी, मैं खुद रहता हूं, तो मेरे को रेंट कौन दे रहा है? नहीं, तो मेरी कोई इनकम नहीं हो रही है, लेकिन खर्चा हो रहा है। कौन सा? अगर मैं लोन ले रखा है, मेरा बिजनेस, मतलब समझो मैं अगर लोन ले रखा है उस घर को कंस्ट्रक्शन करने के लिए, तो मुझे उस घर के कंस्ट्रक्शन के लिए जो लोन ले रखा है उसका इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा, इंस्टॉलमेंट जाएगा इंटरेस्ट के साथ। तो यहां पर ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो लेस होता है। कितना लेस होता है? मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना लेस होता है? 2 लाख। और ये 2 लाख है ना, सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए होता है। ओनली फॉर द सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मैक्सिमम इंटरेस्ट डिडक्शन इज 2 lakhs रुपीज इफ लोन टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पस या फिर परचेसिंग पर्पस। अगर आपका जो लोन है, इफ अ लोन टेकन फॉर द रिपेयरिंग पर्पस, रिनोवेशन पर्पस, देन ओनली 30,000 इंटरेस्ट डिडक्शन अवेलेबल, ओनली 30,000। लेकिन यहां पर तो आपका कंस्ट्रक्शन है, तो 2 लाख तक का डिडक्शन मिलता है, मतलब मैं यहां पर 2 लाख तक माइनस कर सकता हूं। लेकिन सर इनकम तो है नहीं, आप 2 लाख माइनस करोगे तो 2 लाख क्या बताओगे? माइनस में बताओगे, क्योंकि ये लॉस है और ये इनकम है। ये इनकम, ये लॉस, तो आपका नेट क्या हो जाएगा? नेट इनकम कितनी हो जाएगी? 1,40,000, उसमें से 2 लाख माइनस करके बताओगे तो 60,000 का क्या बताओगे नेट इनकम के जगह? ठीक है, ऐसे। चलिए, तो ये आपका हो गया 60,000 का लॉस, और कंप्लीट हुआ ये क्वेश्चन।
ठीक है। तो चलिए देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको हाउस प्रॉपर्टी का और एक सैलरी का दोनों क्वेश्चन अच्छे से करवा दिया जो आपको पिछले साल के पेपर में पूछा। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आपको इस साल के पेपर में 7 मार्क्स में भी पूछे, या तो ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट्स कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है उसमें एक घर है, दूसरा है, यहाँ पर लेट आउट एक ही है, एक और लेट आउट वाला हाउस डाल देंगे। ठीक है, एक और लेट आउट वाला हाउस डाल सकते हैं। ठीक है, मतलब 2-3 लेट आउट वाले हाउस दे सकते हैं और फिर आपको बोलेंगे कैलकुलेशन करो। मतलब थोड़े हाउस ज्यादा दे देंगे और आपके क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा बना देंगे। ठीक है, बाकी तो कुछ नहीं होता। बाकी ऐसे क्वेश्चन 7 मार्क्स में या फिर 8 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, या तो 14 में भी आ सकता है, थोड़ा 1-2 घर बढ़ा देंगे तो। डन। चलिए तो फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।